हेलो। कार दोस्तों, चलिए आज का ना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर से सभी जितना भी परीक्षाएं होती है सब में इसको से एकदम 1-2 नंबर बिल्कुल परीक्षा में जो प्रश्न है पूछते ही रहता है। तो आज हम लोग को साइंस को इस तरीके से आप लोग को मैं बताऊंगा कि साइंस आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, है ना। साइंस रटने वाला सब्जेक्ट होता ही नहीं। अगर आप साइंस को अपने जो जीवन है उसको से कनेक्ट करके आप लोग पढ़िएगा तो बहुत ही लंबा समय तक आप लोग को क्या होगा, याद रहेगा। ठीक है। फिर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण इस एक क्लास 10वां का पहला चैप्टर है। आज पहला चैप्टर का हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं और इसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे कि पहला है क्या, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कि जैसे कि आप लोग दैनिक जीवन में, है ना, बहुत कुछ देखने को मिलता है ना, कि क्या क्या क्रिया, अब क्रिया मानिए कि प्रत्येक दिन और हर जगह हर समय पे होता है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग प्रकाश संश्लेषण पढ़े होंगे, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 चाहिए। CO2 मतलब क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। और जल हो गया, तो जल का सूत्र होता है H2O होता है। ठीक है। जब दोनों अभिक्रिया करता है, क्या करता है, जब दोनों अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है ना। और ग्लूकोज जो बना तो किसको उपस्थिति में बना है ना, तो उसको हीट चाहिए, मतलब सूरज का प्रकाश चाहिए, है ना। और क्या चाहिए, क्लोरोफिल। जब तक कि कोई भी वस्तु रिएक्शन कब करता है, जब उसको कुछ उत्प्रेरक के रूप में कुछ कार्य करना पड़ता है, तभी क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होता है। ठीक है। तो वहां पे हो गया सूरज का प्रकाश और क्या हो गया, वो क्लोरोफिल, है ना। तो अभिक्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, ग्लूकोज बनाएगा, जो भोजन पौधा अपना क्या करता है, उसको से ग्रहण करता है और उसके बदले हम लोग को क्या देता है, ऑक्सीजन देता है ना। ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है। और अगर ऑक्सीजन अगर ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधा नहीं रहे तो क्या होगा, तो इसको से बहुत सारा हानि देखने को मिलता है। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग होने के लिए, है ना, क्या जिम्मेवार होता है, तो CO2 होता है ना। और CO2 कहाँ से, तो जैसे कि उत्पन्न होता है कल कारखाना हो गया, है ना, फैक्ट्री हो गया, जो गाड़ी हो गया, उससे भी मिलता है ना, कहाँ से, तो वहां से भी हमको मिलता है। ठीक है। और इसके बाद तो ये सब धुआं के माध्यम से CO2 की मात्रा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसके कारण और क्या हो रहा है कि जो CO2 को सोखता कौन है, पेड़ पौधा, है ना। क्या करता है, पेड़ पौधा जो है CO2 को ग्रहण करता है, तो पेड़ पौधा तो अब उतना है नहीं। ठीक है। तो जिसके कारण बोलिए क्या होगा, गर्मी तो बढ़ेगा, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन जो रहे, सॉरी, पेड़ पौधा रहेगा तभी तो उसको क्या करेगा, CO2 को सोखेगा, है ना। तो क्या होगा, संतुलन बन रहेगा। तो अब क्या हो रहा है, इसका उल्टा हो रहा है ना, CO2 की मात्रा ज्यादा बढ़ जा रहा है और ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, जिसके कारण भीषण गर्मी पड़ रहा है ना। यही है कि पेड़ पौधा आप लोग ज्यादा से ज्यादा लगाने का कोशिश करें, है ना। अगर पेड़ पौधा, अगर वायुमंडल हमारा रहेगा तभी हम लोग जीवित भी रह सकते हैं और हमारा जो जो वायुमंडल है क्या रहेगा, संतुलन रहेगा और समय समय पर वर्षा भी होगा। ठीक है। तो ये आप लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैंने बताया। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे गर्मी के कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है, फट जाता है। ठीक है। या लोहा हो गया, या लोहे का सामान मान लीजिए कि शाम को, है ना, धूप में, तो धूप में क्या होता है, जिसको शीत बोलते हैं, हल्का हल्का पानी के जैसा बूंदा रहता है ना, जिसको ओस बोलते हैं। और उसको खुला वायुमंडल में छोड़ देने के बाद, है ना, सुबह पर उसको में एक हल्का भूरा परत चढ़ जाता है, तो वहां भी क्या किया, रिएक्शन किया, अभिक्रिया किया, है ना। तो वहां मतलब
ओस मतलब नमी हो गया, और हवा, हवा का हो गया ऑक्सीजन, दोनों मिलकर क्या बना लिया, वहां पे भी अभिक्रिया हो गया। ठीक है, जैसे भोजन को भी पकाते हैं, भोजन को भी क्या करते हैं, पकाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कि भात बनाना है, भात, तो उसके पहले आप लोग को चावल और क्या, जल, दोनों को रिएक्शन करवाना होता है। क्या करवाना होता है, दोनों को रिएक्शन करवाते हैं, तब जाके हमको क्या मिलता है, भात प्राप्त होता है। तो यहाँ भी क्या हो गया, शरीर में जो भोजन गया या उसको बना, तो बोलिए क्या हो गया, कि वहां पर भी अपक्रिया हुआ। और अगला है कि हमारे शरीर में भोजन को जो पचा लेते हैं, तो जैसे भोजन तो हम लोग पहले ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद फिर क्या होता है, ठीक है, ग्रहण करने के बाद क्या होता है, तो वहाँ जब वहां पे जाता है तो पहले भोजन जाता है मुख से, मुख से बाद फिर गा जाता है ग्रास नली, ग्रास नली के बाद फिर कहाँ जाता है, अमाशय, अमाशय के बाद कहाँ जाता है, छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद कहाँ जाता है, बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के बाद कहाँ जाता है, मल द्वार में, मल द्वार के बाद कहाँ जाता है, गुद्दा में चल जाता है। तो ये भी क्या हो गया, प्रक्रिया हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भोजन हो गया। ठीक, इसके बाद क्या है कि प्रकृति मतलब कुछ ना कुछ क्या होता है, बदलते रहता है, जिसको कुछ में भौतिक परिवर्तन भी होता है, कुछ में रासायनिक परिवर्तन है। पीपीएससी परीक्षा में पूछा हुआ है प्रश्न कि मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का प्रतिक्रिया है। तो मोमबत्ती का जो जलना होता है, भौतिक भी परिवर्तन होता है और रासायनिक भी परिवर्तन होता है। भौतिक मतलब कि जो क्या हो जाए, अपना रूप है बदले नहीं, है ना, बदले नहीं। और जो रासायनिक में क्या होता है, तो जो उसका पहले वाला गुण है ना, बाद में क्या हो जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। जैसे कि आप लोग को दूध देख रहे होंगे, जब दूध से जब दही जमता है, तो दही का रूप और पहले से दूध का रूप, दोनों में क्या हो गया, बिल्कुल अंतर हो गया। जैसे दही से हम लोग दूध नहीं बना सकते हैं, है ना, तो एक कैसा होगा, बिल्कुल मतलब कि बदलता नहीं है, बिल्कुल बदल जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और फिर से उसको हम लोग उस रूप में ला सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, और एक नया रूप बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं नया जो मतलब बन जाए, तो वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से चलिए, और आगे क्या है, तो देखिए यहाँ पे कुछ प्रतिक्रिया होता है। यहाँ पे इसको पूछता है कि मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम रिबन, यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम जो है रिबन की दहन मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाच ग्लास में इकट्ठा करना, इसको जब जलाते हैं तो किस कलर का होता है, ये भी क्या होता है, पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि किस तरीके होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो चमकदार जो श्वेत का होता है, लौ होता है, मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, और जो श्वेत, श्वेत मतलब सफेद चूर्ण में क्या होता है, परिवर्तित होता है, या मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है MgO, Mg से हो गया मैग्नीशियम, O से क्या हो गया, ऑक्साइड हो गया। तो ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच क्या हुआ, होने वाला अभिक्रिया हुआ। तो अगर पूछे कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो किस तरीके का लौ प्राप्त होता है, तो क्या बताना है, श्वेत लौ अभिक्रिया बताना है। ठीक है, इसके बाद है, इसके बाद क्रियाकलाप। तो क्रियाकलाप को भी अच्छा से हम लोग मतलब कि पढ़ लेना है इसके बारे में कि ये हमें क्या बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रियाकलाप 1 की एक परख नली में शीशा, शीशा का सूत्र होता है Pb होता है, और नाइट्रेट बोल रहा है, उसको घोल लेना है, और पोटेशियम आयोडाइड घोल को मिला देने के बाद आप उसको से क्या मतलब कि प्रेक्षण करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये भी क्रियाकलाप 1 पॉइंट क्या है, 3 भी है। ठीक, तो चलिए और आगे यहाँ पे देखते हैं कि अगले स्लाइड में मतलब कि क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जान गए कि ऊपर जो तीनों क्रियाकलाप है ना, कि क्या होता है, कि एक रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या परिवर्तन होता है, तो यहाँ पे ए जाना है। तो देखिए क्या हो गया, अवस्था में परिवर्तन हो गया, और उसके बाद रंग में परिवर्तन हो गया, उसके बाद गैसों का उत्सर्जन हो गया, उसके बाद तापमान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई
बर्फ है तो बर्फ उसको हम लोग हीट करते हैं तो द्रव में बदल जाएगा, है ना। रंग अभी जैसे कि यहाँ पे ऊपर में हम लोग की जलाएं, है ना, कि किस रंग का होता है, तो मैग्नीशियम रिबन का जो है क्या है, श्वेत चूर्ण में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। ठीक है। और अगला अगला क्या है कि गैसों का निष्कास भी होता है तथा उत्सर्जन भी होता है, और तापमान में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इस तरीके तो यहाँ पे हम अपने जो आसपास होते हैं तो चारों तरफ से क्या करते हैं, अनेकों प्रकार का हम लोग क्रियाकलाप को देखते हैं। ठीक है। उसके बाद है रासायनिक समीकरण है। ठीक है। रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, है ना, क्या किया जाता है, मैग्नीशियम को जलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है हम लोग का, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, MgO प्राप्त होता है। ठीक है। तो लिखा जाता है तो ऊपर दिए गए और अभिक्रिया का क्या है, शब्द समीकरण इस प्रकार होगा। देखिए मैग्नीशियम और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, दोनों मिलकर क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहाँ पे जो एरो है, एरो के बायां तरफ क्या लिखा है, अभिकारक लिखा है, और इधर का लिखा है उत्पाद लिखा है। ठीक है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ पे भाग ले रहा अभिकारक है ना, तो इसको विकारक कहेंगे, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, उत्पाद बनता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का हो गया, उत्पाद हो गया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का हो गया, अभिकारक हो गया। ठीक है। अगला है कि देखिए मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसा पदार्थ होता है जो रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तन होता है उसको विकारक कहते हैं, और नया पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और उसके बाद फिर क्या है कि जो भी अभिकारक होता है, उत्पाद होता है, उसके बीच में हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे उसके बीच में हम लोग क्या लिखते हैं, तो वहाँ पे हम लोग को लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए कि C+O2, ये हो गया एरो का चिन्ह, है ना। इस एरो को चिन्ह को ही हम लोग क्या बोलते हैं कि बीच में दिया जाता है, जिससे हम लोग को पता चले कि अभिकारक कौन है ना, और उत्पाद कौन सा है। ठीक है। और इसके बाद है कि रासायनिक समीकरण को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो रासायनिक समीकरण को बस इतना ही जानना है कि रासायनिक समीकरण का मतलब संक्षिप्त रूप होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को यहाँ पे लिखना है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को केवल Mg लिखेंगे, और ऑक्सीजन लिखेंगे हिंदी में जैसे ऑक्सीजन से लिखेगा, तो इतना आप लोग को ऑक्सीजन नहीं लिखना है, इसका शॉर्ट रूप केवल क्या लिख देंगे, वो लिख देंगे। मैग्नीशियम के यहाँ पे क्या लिखना है, पूरा पूरा मैग्नीशियम हिंदी में नहीं लिखना है, इसको मैं बोलिए क्या लिखना है कि आप लोग को यहाँ पे केवल Mg लिख देना है। क्या लिख देना है, Mg। तो यही हम लोग का क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक है। और इसके बाद क्या है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना है, इसका एक बहुत क्या है, इसको जानना आप लोग का, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना है। तो किसी भी रासायनिक, यहाँ पे जो अंडरलाइन किया हुआ है, अभिक्रिया में द्रव्यमान का तो न तो निर्माण होता है और नहीं का होता है, विनाश होता है। ठीक है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्पाद होता है पूरा पूरा द्रव्यमान रहेगा, मतलब अभिकारक में भी उतना ही द्रव्यमान होगा, और जो उसको से सामान बनेगा, मतलब प्रोडक्ट बनेगा, उसका भी द्रव्यमान संख्या बराबर ही होता है। ठीक है। तो और या दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि जो इसका देखिए यहाँ पे तत्वों के परमाणु की संख्या समान रहती है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग की देखते हैं। ठीक है। जैसे जिंक दिया है और सल्फ्यूरिक जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल दिया है, तो यहाँ पे क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया। जैसे यहाँ पे Zn और प्लस H2SO4। ठीक है। तो क्या बन गया, जिंक और सल्फ्यूरिकल, तो जिंक सल्फेट का सूत्र होता है ZnSO4 होता है ना। और यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जिंक को क्या लिखे, Zn लिखे, सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या लिखे, H2SO4 लिखे, है ना, और जिंक सल्फेट को क्या लिखे, तो ZnSO4 लिखे, और हाइड्रोजन को क्या लिखे, तो H लिखे। तो इस तरीके से रासायनिक समीकरण को
क्या किया जाता है, लिखा जाता है ना। क्या किया जाता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या है कि रासायनिक समीकरण को हम लोग कैसे संतुलित करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको बहुत ही अच्छा ढंग से सीखने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मानिए कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ समीकरण है Fe मतलब लोहा होता है, H2 मतलब जल हो गया, Fe3 मतलब फेरस ऑक्साइड हो गया, अरे हाइड्रोजन गैस है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पे हम लोग इसको संतुलित कैसे करेंगे, है ना। तो एक ऐसा मैं आप लोग को विधि बताऊंगा जिससे आप लोग बहुत ही आसानी से इसको सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हर एक तत्व को अलग अलग देखना है। जैसे यहाँ देखिए कि कितना क्या क्या लिखा है कि Fe कितना है, 3 है। तो यहाँ भी हम लोग को क्या बनाना होगा कि 3 बनाना होगा। तो यहाँ Fe को हम लोग बना लेंगे 3, तो हो गया, हमको लोहा हो गया 3 हो गया। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है, 2 है। मगर यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए कितना है, 4 है। क्या है, 4 है। तो इधर भी क्या बनाना होगा, जल के बगल में हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, तो जल के बगल में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 4 लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे 3 लिखे थे और यहाँ पे 4 लिख देंगे। तब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया 4 और 4 दूनी के 8। तो यहाँ पे भी हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। तो अब एकक को देखिए हुआ कि नहीं। यहाँ पे देखिए कि लोहा हो गया 3 को, तो लोहा भी हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया। हाइड्रोजन देखिए 4 दूनी के, जब ऊपर रहे और नीचे रहे तो दोनों में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो 4 दूनी के 8 हो गया। ठीक है, और यहाँ भी हमको देखिए 4 और 4 दूनी के कितना हो गया, 8। ठीक, ऑक्सीजन 4 गो है तो 4 गो हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 गो है तो 4 गो हो गया। इस तरीके से हम लोग का क्या हो गया, रासायनिक समीकरण का हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, और भी एक दो एग्जाम्पल देखते हैं और उसको क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आप इसको अनुमान विधि के द्वारा भी क्या करते हैं, संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है ना। जो मतलब कि एनसीईआरटी का बुक है क्लास 10वां का, जो भी पढ़ना है तो उसको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो मतलब कि इम्पोर्टेंट उसको पढ़ना है ना। नहीं तो पूरा बुक पढ़ने से आप लोग का समझने का टाइम भी आप लोग का वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी इम्पोर्टेंट है मैं उसको आप लोग को बता रहा हूँ, जो परीक्षा में पूछते रहता है। ठीक है, इसके बाद होता है कि भौतिक अवस्था। ठीक है, भौतिक अवस्था को हम लोग किस चरण में लिखते हैं, उसी के बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो जैसे यहाँ पे जलीय विलयन रहेगा ना, तो उसको AQ लिखना है। क्या लिखना है, AQ। ठोस, ठोस मतलब कि एस से लिखा था है सॉलिड, तो सॉलिड हो गया। लिक्विड मतलब क्या होता है, लिक्विड मतलब द्रव होता है। ये क्या हो गया आप लोग का, ठोस हो गया। ये क्या हो गया, द्रव हो गया। और जिससे क्या होता है, तो गैस होता है। इसको हम लोग को क्या संकेत के रूप में लिखना है। तो जलीय विलयन को क्या लिखेंगे, AQ लिखेंगे। ठोस को क्या लिखेंगे, तो S लिखेंगे। और द्रव को क्या लिखेंगे, तो L लिखेंगे। और गैस को क्या लिखेंगे, तो G लिखेंगे। बस इतना ही लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि लोहा क्या है, ठोस, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। और जल क्या है, तो यहाँ पे यहाँ पे क्या है, H2O। H2O हमारा द्रव ना है, तो ये क्या होगा, द्रव यहाँ पे। ठीक है, Fe3O4 फेरस ऑक्साइड क्या है, ठोस, तो S लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, गैस, तो क्या हो गया, एक गैस लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग भौतिक अवस्था को संकेत के रूप में क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग को, है ना, वहाँ अभी बताए थे कि CO2 और H2O ये क्या है, अभिकारक है ना, जो रासायनिक क्रिया में क्या हो रहा है, भाग ले रहा है। और बताए थे कि कोई भी वस्तु को मतलब उसको चाहिए, जैसे यहाँ पे देखिए सूर्य प्रकाश है और क्या है, क्लोरोफिल। और जब इस दोनों से रहने से थोड़ी ना कम होगा, इसको में क्या करता है, अभिक्रिया कराने में मदद करता है। देखिए ग्लूकोज का सूत्र हो गया C6H12O6। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि एक मतलब क्या हो गया, जलीय विलयन। यहाँ भी एक मतलब क्या हो गया,
जलीय विलयन को संकेत के रूप में कर रहा है। देखिए यहाँ पे जल जल एल है तो क्या हो गया, द्रव हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन गैस क्या होता है, मुक्त होता है। और ग्लूकोज को पेड़ पौधा क्या करता है, अपना भोजन करता है। अब यहाँ पे देखिए कि मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है जलाने से पहले। यहाँ पे कुछ प्रश्न है ना, इसको भी यहाँ पे देखिए संतुलित करना है तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन दिया हुआ है, बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट दिया है, सोडियम और जल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग को बता दिए हैं, उस तरीके से आप लोग को का कर लेना है। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है, ठीक है। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है। तो बारी बारी से इसको जानते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया है। क्या है, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि संयोजन मतलब कि संयोगनी, एक मान लीजिए मैं अब एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक घर में लड़की होती है या लड़का होता है, तो उसको लड़की अच्छा काम जैसे सामान इधर उधर रख दे, मान लीजिए 2-3 जगह सामान रखल है तो उस सामान को एक जगह रख देगी, है ना, उठा के। तो क्या बोलते हैं, मेरी लड़का लड़की बहुत संजोग के रखती है, अर्थात संजोगनी का काम हुआ। तो संजोगनी का आप अर्थ समझ गए कि क्या करना है कि 2-3 जगह सामान जो रखल रहता है उसको एक जगह का करके उठा के रख देना है। तो वही हम लोग का क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया हो गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसका जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया आप लोग का, देखिए यहाँ पे CaO ये परीक्षण पूछा हुआ है, बिना बुझा हुआ चूना, इसी का नाम क्या होता है, कली चूना। क्या नाम है, कली चूना। और यहाँ पे क्या हो गया, जल हो गया। देखिए एक समान और एक समान, दो समान मिलके एक समान यहाँ पे क्या हो गया, बन गया। और साथ में क्या दिया, उष्मा दिया, है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, क्या इस तरीके से देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर क्या बना लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको में क्या है कि जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का क्या करता है, निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे डू यू नो, क्या आप जानते हैं। देखिए ऊपर के क्रिया में निर्मित जो बूझा क्या है, चूना है ना, तो उसका दीवारों पे हम लोग क्या करते हैं, सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से क्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट का एक पतली परत का कर लेता है, बना देता है। और सफेदी करने पर 2 से 3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, जिसके कारण क्या होता है, दीवार में चमक आ जाता है। रोचक बात है कि देखिए संगमरमर का भी रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3 ही होता है ना। क्या होता है, CaCO3। यहाँ देखिए ऊपर में बताया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, क्या बना लेता है, CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। इसी का नाम है चूना पत्थर, इसी का नाम है संगमरमर। देखिए यहाँ पे क्या है, संगमरमर हो गया। नीचे देखिए यहाँ पे कार्बन है और क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ पे एक समान और एक समान, दो समान को एक जगह कर लिया। तो ये भी क्या हो गया कि हमारा संयोजन अभिक्रिया के क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। और आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे भी क्या है आप लोग का, यहाँ पे भी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बना लिया, जल बना लिया। यहाँ पे लिखा है 2 या 2 से अधिक पदार्थों, है ना, एक एकल उत्पाद का क्या करता है, निर्माण करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बातें क्या हो गया, यही तो देखना है कि जिन अभिक्रियाओं में, है ना, उत्पाद में निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। जैसे ऊष्मा क्षेपी, जैसे आग लगता है तो आग लगने पे क्या होता है कि सभी जगह क्या कर लेता है, छेक लेता है ना। तो इसलिए छेकने से क्या हो गया, ऊष्मा क्षेपी हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ऊष्मा क्षेपी हो गया, ठीक। जैसे कि प्राकृतिक गैस हो गया, है ना, प्राकृतिक गैस
और यहाँ पे क्या लिखा है कि श्वसन भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और इसके बाद है कि जो हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें क्या चीज़ के चाहिए, तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होता है। क्या चीज़ की आवश्यकता होता है, तो ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है ना। यह ऊर्जा हमें कहाँ से मिलता है, भोजन से। और पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे जो है टुकड़ों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। जैसे कि चावल, आलू तथा ब्रेड, ये बोलिए क्या है, कार्बोहाइड्रेट है ना। तो इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या बनता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं को उपस्थिति में ऑक्सीजन से मिलता है। किसको से, ऑक्सीजन से मिलकर हमें क्या प्रदान करता है, तो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का ही का नाम है, विशेष नाम क्या है, श्वसन है। ठीक है, क्या नाम है, श्वसन है। और यहाँ पे देखिए कि जो शाक सब्जी विघटित होकर बनना भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगर प्रश्न पूछे कि शाक सब्जी जो है किस टाइप का अभिक्रिया है, शाक सब्जी, देखिए तो यहाँ पे क्या बताएंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना। तो दोस्तों मैं आप लोग के लिए कुछ इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग का भी एक फर्ज बनता है कि आप लोग मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, है ना। और नए चैनल पे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों, है ना, के पास शेयर भी कर दीजिए, जिनसे उनको भी नई नई जानकारी मिले और वो भी अपने जीवन में आगे बढ़े। ठीक है, चलिए, तो अगर आप लोग को संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा, तो उल्टा मतलब समझते हैं, ऊपर का क्या कर देना, नीचे। तो वियोजन अभिक्रिया भी क्या है, सेम टू सेम है। संयोगनी बेटी को कर देना है वियोगनी बेटी, बिग देगी, है ना। एक जगह सामान रखल रहेगा, उसको 2 जगह या 3 जगह क्या कर लेगी, उसको बिग देगी। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए CaCO3, इसको हम लोग हीट करेंगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा CaO प्लस CO2, है ना। देखिए एक समान था, एक समान से एगो यहाँ हो गया, एगो यहाँ हो गया, है ना। इसको हीट किए, हीट मतलब उष्मा दिए, क्या हो गया, टूट गया। तो उल्टा हुआ ना, एक समान से क्या हो गया, 2-3 जगह समान हो गया। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, मगर इसको मैं जोड़ के मतलब पढ़ाने का कोशिश किया हूँ, इसलिए आप लोग लास्ट समय तक इस वीडियो को देखिएगा। और एक चैप्टर है ना, आज पूरा चैप्टर ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। फिर और वीडियो देखने की आप लोग को आवश्यकता नहीं पड़ेगा, इसलिए आप लोग समझने का क्या करिए, प्रयास करिए। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे भी देखिए, जैसे फेरस सल्फेट है, क्या है, फेरस सल्फेट है। यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 2 3 क्या हो गया, एक समान से 2-3 समान का क्या हो गया, निर्माण हो गया। देखिए अभिकर्मक टूट टूट कर छोटे छोटे वियोजन अभिक्रिया कर लेता है ना। क्या कर लेता है, वियोजन अभिक्रिया कर लेता है। जैसे फेरस सल्फेट हो गया, है ना, ये जल को त्याग देता है और क्रिस्टल का जो रंग है बदल जाता है। ये फेरिक ऑक्साइड मतलब Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है तथा फेरिक ऑक्साइड होता है जो, जबकि SO2 में क्या हो जाता है, ये सब क्या है, तो गैस है। अभी आप लोग को जस्ट मैं बताया कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, को कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। तो ये भी बोलिए क्या हो गया, वियोजन अभिक्रिया हो गया। ठीक है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना, या देखिए बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, है ना। इसके अनेकों क्या है, उपयोग में किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे इसका हो गया सीमेंट निर्माण में, है ना, उष्मा के द्वारा वियोजन अभिक्रिया को उष्मीय वियोजन भी कहते हैं। जैसे देखिए मैं ऊपर आप लोग को मैं बताया था, देखिए यहाँ पे आ गया ना, एक सामान को 2 या 3 सामानों में क्या किया गया, अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, कि इसको हम लोग कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ क्रियाकलाप यहाँ पे हो रहा है ना, कि किस कलर का होता है। जैसे भूरे रंग का जो धुआं उत्सर्जित होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड
मतलब NO2 का जो धुआं है इस तरीके से अभिक्रिया के द्वारा टूट जाता है। ठीक है, और चलिए यार आगे हम लोग भी जानते हैं, यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप है, इसको भी ध्यान से पढ़ लेना है, मगर उतना ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं जितना बता रहा हूँ उतना आप लोग बढ़िया से क्या कर लेना है, बस समझ लेना है। जैसे सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग जो सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, और प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का जो सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए कि सूर्य का प्रकाश हो गया सिल्वर ब्रोमाइड, तो सिल्वर ब्रोमाइड का देखिए ये सूत्र हो गया AgBr। ठीक है, सूर्य का प्रकाश हो गया, तो यहाँ भी दो गो समान था, दो गो समान से क्या हो गया एक, एक दो, एक समान से दो समान का क्या हो गया निर्माण हो गया। तो ये भी क्या हो गया हम लोग का कि ये भी हम लोग का हो गया वियोजन अभिक्रिया। श्याम जो है श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है कि ऊर्जा के कारण ये वियोजन अभिक्रिया होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि वियोजन अभिक्रिया में क्या है कि वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मा को तोड़ने के लिए है ना, ऊष्मा को तोड़ने के लिए विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। कोई भी वस्तु को तोड़ने के लिए ऊर्जा अवशोषित करता है, तो शोषण कर रहा है, तो इसलिए क्या होगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गया। ठीक है, अब विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। ठीक है, तो जाना है तो एक ही बार, अगर और इसके बाद पढ़ना है द्विविस्थापन, तो नाम है द्विविस्थापन, तो विस्थापना भी कई बार करेगा, 2 बार करेगा। चलिए इसका हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस शॉर्ट में पढ़ना है और अच्छा से पढ़ना है। ठीक, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हो गया लोहा और यहाँ पे हो गया कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे फेरस सल्फेट देखिए FeSO4, यहाँ से क्या हो गया ये निर्माण किया है ना, एक ही बार ना है, और यहाँ पे जो कॉपर का हो गया यहाँ पे अलग हो गया, बस एक बार विस्थापना हुआ, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया कि विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, दूसरे तत्व कॉपर को सल्फेट विलयन से विस्थापित कर दिया जाता है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन नेक्स्ट भी है, ये जो Zn है, Zn यहाँ पे कॉपर सल्फेट से क्या कर लिया स्थापना कर लिया, तो यहाँ पे ZnSO4 बना लिया ना, और यहाँ पे कॉपर का हो गया अलग हो गया। ठीक है, क्या हो गया अलग हो गया। इसके बाद तो यही क्या है हम लोग का विस्थापन अभिक्रिया है। जिंक तथा देखिए लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं, इसलिए कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। क्रियाशीलता के बारे में भी एक है टॉपिक है ना, तो उसको भी बता देंगे, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, इसलिए उतना ज़्यादा भी जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अगला आप लोग बताए थे द्विविस्थापन, तो नाम क्या बताए द्विविस्थापन, मतलब विस्थापना कई बार होगा 2 बार होगा, है ना। वहाँ पे कितना बार हो रहा था विस्थापन में, एकल विस्थापन बोलिए या विस्थापन बोलिए तो 1 बार हो रहा था, यहाँ पे कितना बार होगा 2 बार होगा। ठीक है, जैसे श्वेत रंग एक पदार्थ का निर्माण करता है जो जल में क्या है अभिलेय है, तो अभिलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं अभिलेय पदार्थ, जो मतलब विलाय नहीं, क्या हो जो मतलब कि विलाय नहीं है ना, उसको अभिलेय कहते हैं। और इस अभिलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं, और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और जिन अभिक्रियाओं को भी देखिए आयनों का आदान प्रदान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और बातें जो है, कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बना, तो कॉपर ऑक्साइड जो है कॉपर से क्या किया करता है ऑक्सीजन करता है। यहाँ देखिए कॉपर है और क्या है ऑक्सीजन है, दोनों मिलके क्या किया उसको टेम्परेचर दिया, तो कॉपर ऑक्साइड में क्या हो गया
एक दो जगह मतलब कि हो गया, तो यहाँ पे भी क्या किया, अभिक्रिया किया। ठीक है, तो यदि यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो जो सतह की काली परत है भूरे रंग की हो जाती है। ठीक, और क्या चाहिए फिर पढ़ना है कि यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन में वृद्धि होती है तो उसको बोलते हैं उपचयन, और जहाँ पे पदार्थ में ऑक्सीजन का कमी होगा तो उसको क्या कहेंगे, अपचयन। तो इसको याद हम लोग कैसे कहेंगे, तो देखिए अ से ऑक्सीजन और र से अपचयन। तो अपचयन में ऑक्सीजन का कमी होगा तो उसको अपचयन कहेंगे, और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की क्या होगा, वृद्धि होगा, उसको क्या कहेंगे, उपचयन कहते हैं। ठीक है, यही पढ़ना है। अगला क्या है कि यहाँ पे देखिए रेडॉक्स अपक्रिया है। क्या है, रेडॉक्स अपक्रिया। तो रेडॉक्स अपक्रिया में जो होता है तो उपचयन भी होगा और अपचयन होगा। इस दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अपक्रिया के कुछ यहाँ पे क्या है, उदाहरण है, जैसे जिंक हो गया और कार्बन हो गया। तो यहाँ पे देखिए जिंक यहाँ पे हट रहा है और कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे जुट रहा है, तो दोनों ना हो रहा अभिक्रिया, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, तो रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया। ठीक है, और भी इसका क्या है, एग्जाम्पल है। चलिए, जैसे यहाँ पे MnO है तो मतलब ऑक्सीजन है, यहाँ पे HCl है तो यहाँ पे देखिए जो Mn है Cl से अभिक्रिया कर लिया और H जो है ऑक्सीजन से, मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन का हो गया, जुट गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन का हो गया, कमी हो गया। ठीक है, तो ये दोनों साथे साथे काम किया तो इसलिए हम लोग का क्या हो गया, रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया। उसके बाद क्या है, संक्षारण है। तो संक्षारण, चलिए तो संक्षारण जानते हैं कि लोहे की बनी वस्तु क्या होती है, नयन एकदम चमकीला रहता है, चमकता है एकदम, है ना। और जैसे कुछ कुछ समय होता है तो उसको में भूरे रंग की क्या हो जाता है, परत चढ़ जाता है भूरे रंग की। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लोहे पर जंग लगना कहते हैं। अन्य धातु को भी ऐसा परिवर्तन होता है, जैसे चांदी हो गया, तांबे हो गया, चढ़ने वाला परत का रंग ध्यान दीजिएगा। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल और आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तो क्या हो जाता है, संक्षारित हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। चांदी के जो ऊपर जो होता है काली परत और तांबे के ऊपरी हरी परत, क्या है देखिए, काले चांदी के ऊपर काली परत है, तांबे के ऊपर हरी परत। ये भी पूछ सकता है कि चांदी के ऊपर कौन सा कलर होता है, तो काली होता है, और हरी परत के ऊपर कौन होता है, सॉरी तांबे के ऊपर कौन होता है, तो हरी परत होता है। ठीक है, चलिए तो ये संक्षारण जान गए। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, हाँ विकृत गंधिता समझते हैं। क्या है, विकृत गंधिता। तो तेलीय खाद्य पदार्थ सामग्री लंबे समय तक रखी जा सकती है तो उसका स्वाद बोलिए कैसा हो जाएगा, तो खराब हो जाता है, क्योंकि उपचयित होने वाला है। उपचयित मतलब ऑक्सीजन का होगा, वृद्धि होगा कि कमी होगा, तो वृद्धि होगा। तो जैसे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है ना, तो क्या हो जाता है, भोजन अप्रिय हो जाता है और उसको में से गंध आने लगता है ना। इसलिए अगर उसको मतलब कि हटाना, मतलब कि उसको बचाना है तो ऑक्सीजन को हटाते हैं और उसको में क्या भरते हैं, नाइट्रोजन गैस। चिप्स या कुरकुरे में ऑक्सीजन को क्या करते हैं, हटा देते हैं और क्या भर लेते हैं, नाइट्रोजन गैस भरते हैं, जिससे कम सक्रिय गैस युक्त कर देते हैं ताकि उसका क्या न हो सके, उपचयन ना हो सके, मतलब उसको ऑक्सीजन से क्रिया नहीं कर सके, है ना। तो क्या होगा, भोजन लंबा समय तक रहेगा। चलिए तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या सीखे हैं उसका एक फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए एक बार जल्दी से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला हो गया कि अभिक्रिया क्या होता है, सभी जगह होता है जी। ठीक है, जिसका इसका मतलब कि एग्जाम्पल हो गया प्रकाश संश्लेषण, CO2 और H2O, है ना। जैसे फिर गर्मी के दिनों में दूध का फटना, वहाँ भी क्या हो गया, अभिक्रिया हो गया।
तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कि रासायनिक समीकरण जो होता है उत्पाद प्रतीकात्मक भौतिक अवस्था को भी क्या करता है, प्रदर्शित करता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ओर रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर लेते थे, बराबर कर लेते थे। तो क्या हो जाता था, रासायनिक समीकरण। संयोजन अभिक्रिया में एक नया पदार्थ का क्या होता था, निर्माण होता था। वियोजन में क्या बताएं कि एक पदार्थ दो अन्य भागों में क्या होता था, टूट जाता था। और जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते थे। और ऊष्मा शोषी किसको कहते थे, कि जो क्या करे, ऊष्मा का शोषण करे। उसके बाद फिर क्या था, एकल विस्थापन अभिक्रिया, जहाँ पे केवल एक बार विस्थापना हो। द्विविस्थापन क्या बोले थे, जहाँ पर धातु या तत्व दो बार विस्थापना करे, है ना। और अवक्षेपण, जहाँ पे अभिलेप पदार्थ अवक्षेप के रूप में हो जाता था। इस क्रिया को क्या कहते थे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते थे। उसके बाद फिर मतलब क्या था कि संक्षारण था। लोहे जो नया नया होता है, लोहा चमकता है, जैसे उसको में नमी वायु आदि युक्त पड़ता है तो क्या हो जाता है, भूरा रंग का परत चढ़ जाता है। चांदी पे कोई कैसा परत चढ़ता है, तो काली चढ़ता है। तांबा पे किस तरीके का परत चढ़ता है, तो हरा रंग का चढ़ता है। उसके बाद था विकृत गंधिता था, है ना, कि वसा युक्त या तैलीय खाद्य पदार्थ को लंबा समय तक नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसको में ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है तो भोजन का बन जाता है, खराब बन जाता है। तो उसके स्थान पर ऑक्सीजन को हटाते हैं और नाइट्रोजन गैस को क्या कर देते हैं, भर देते हैं, ताकि क्या करे, उपचयन ना हो सके, है ना। तो इतना ही सारा था और एक बार हम लोग रिवीजन भी कर लिए, ठीक है। जैसे कि मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है ना। क्या बना लेता, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता था। और इसके बाद फिर किस कलर, मतलब किस कलर का होता था, तो सफ़ेद कलर का, सफ़ेद चूर्ण में क्या हो जाता था, बदल जाता था, ठीक है। और यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया भी हो गया। आप लोग को बताए थे कि अवस्था में क्या होगा, परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, गैसों का निकास अथवा उत्सर्जन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा। इसके बाद बताए थे रासायनिक समीकरण बताए थे, है ना, कि क्या करना है, किसको जैसे मैग्नीशियम लिखना है तो Mg लिखेंगे, ऑक्सीजन है तो O लिखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो MgO, मतलब उसका संक्षिप्त रूप में लिखेंगे, है ना। चलिए इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसके बाद रासायनिक समीकरण हम लोग यहाँ पे जान गए। उसके बाद संतुलित था। संतुलित में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो निर्माण कर सकते हैं, न ही विनाश कर सकते हैं, है ना। ये मतलब कि एक समान रहता है, ठीक है। और इसके बाद क्या था, हम लोग रासायनिक समीकरण संतुलित करना सीखे थे कि मतलब अभिकारक में भी बराबर होना चाहिए और उत्पाद में भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अनुमान विधि के द्वारा, ठीक। फिर इसके बाद था, बताए थे, क्या बताए थे कि जलीय विलयन को एक और ठोस को S और लिक्विड को L, है ना, और गैस को G के द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। फिर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार था संयोजन, वियोजन, एकल विस्थापन अभिक्रिया था। वियोजन मतलब कि टूट जाना, ठीक है। विस्थापन मतलब कि एक बार विस्थापना होगा, द्वि मतलब कि दो बार, ठीक है। इसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको एक बार आप लगा लीजिएगा, है ना। तो आप लोग उसको अपना स्कोर बताइएगा कि कितना कितना मेरा क्या हुआ है और स्कोर आया है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद उसका है क्या है, ऑब्जेक्टिव है, तो उसको भी क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं।